Assalamu alaikum dear students. My name is Musa Karim Azimi and you are watching Musa Azimi Education Channel Reviving the Teaching Concepts. आज हम dear students मैट्रिक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 खत्म करने के लिए जा रहे हैं। उसमें हमारे दो छोटे से टॉपिक्स मौजूद हैं। एक हमें करने हैं चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड तमाम न्यूमेरिकल्स और दूसरे उसमें एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज प्लेन मिरर्स। तो ये दो टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करके चैप्टर नंबर 13 वाइंड अप करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग हम एक दफा गो थ्रू कर लें हमने इस चैप्टर में अब तक फॉर्मूले कौन कौन से पढ़े हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमें काम आएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हमें इस चैप्टर का याद होना चाहिए है दैट इज मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन इज 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, जहां पे f, p और q की यूजुअल मीनिंग्स क्या हैं? f स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, p स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड q स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने इसमें पढ़ रखा है वो है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन के मिरर से रखे हुए ऑब्जेक्ट की एनलार्ज्ड इमेज दिखना। ठीक है। वो मैग्निफिकेशन के हमने एक्चुअली दो फॉर्मूले पढ़े। एक फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज से मिला के इमेज का साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का साइज। और दूसरा अगर हमें ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज नहीं पता हो, ये पता हो कि मिरर से कितने फासले के ऊपर है, तो उसका रिलेशन बनता है q अपॉन p, पोजीशन ऑफ इमेज अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि न्यूमरेटर में हमेशा इमेज की ही कैरेक्टरिस्टिक आएगी, चाहे इमेज की हाइट आपको मालूम हो या इमेज की पोजीशन, और डिनोमिनेटर में ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक हमें नजर आएगा, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो या फिर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो। ठीक है। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक न्यूमरेटर में और ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक डिनोमिनेटर में। तो ये बन गया साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला अगर डाटा में हमें पोजीशन ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट गिवन है तो वो पोजीशन ऑफ इमेज या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम यूं भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है जो हमें पता होना चाहिए, जो हम एक आध न्यूमेरिकल में यहाँ पे देखेंगे भी, and that formula is r equals to twice of f। r का मतलब क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। क्या मतलब? मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का फासला, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का फासला वो उस मिरर की फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। यानी कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर का डबल कर दें अगर हम, तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। या ऑल्टरनेटली फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो जाएगा, जैसे भी आप इसको लिखना चाहें तो। ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, मिरर इक्वेशन, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का, और मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूले। अच्छा, आफ्टर दैट हम इन फॉर्मूले के बाद एक दफा क्विकली साइन कन्वेंशंस पे भी गो थ्रू कर दें, बिकॉज दे आर गोइंग टू प्ले अ ग्रेट रोल इन आवर न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। और उसमें ये है, हमने कहा था कि मिरर की नेचर हमें कैसे पता चलती है मिरर की फोकल लेंथ से, ऑब्जेक्ट की नेचर और इमेज की नेचर हमें कैसे पता चलती है उनके पोजीशन से, यानी कि q और p की वैल्यू से। ठीक है। और वो कैसे? साइन कन्वेंशंस, यानी कि जो भी रूल्स हमने बनाया वो साइन प्लस या माइनस इन दो में से किसी एक से रिलेट किया जा सकेगा। तो अगर कन्वर्जिंग या कॉन्केव मिरर है तो वो पॉजिटिव फोकल लेंथ, और अगर डाइवर्जिंग या कॉन्वेक्स मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ को हम माइनस साइन उसके साथ लगा देंगे खुद से। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर रियल और वर्चुअल है तो रियल के लिए पॉजिटिव, वर्चुअल के लिए नेगेटिव, चाहे ऑब्जेक्ट हो के इमेज हो। रियल ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस p होता है, रियल का मतलब पॉजिटिव, तो रियल ऑब्जेक्ट का मतलब p की वैल्यू पॉजिटिव, और रियल इमेज का मतलब q की वैल्यू पॉजिटिव। वर्चुअल के लिए साइन माइनस लगा देंगे, ऑब्जेक्ट के लिए इसका पोजीशन का सिंबल p होता है तो p की वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, और q की वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी वर्चुअल इमेज के लिए। हम जो ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो ये दो है q की वैल्यू, क्योंकि हमारे स्कोप में अब तक मैट्रिक और इंटर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इतना जिक्र नहीं है, मैट्रिक में तो बिल्कुल भी नहीं है। हम वर्चुअल और रियल इमेजेस जरूर देखेंगे न्यूमेरिकल्स में, तो उसके लिए पता होना चाहिए कि अगर आपको मालूम है कि इमेज इज वर्चुअल तो माइनस साइन खुद लगा दीजिए, और अगर सॉल्यूशन में माइनस साइन आ रहा है तो समझ जाएं कि q की वैल्यू नेगेटिव का मतलब इमेज की नेचर कैसी है,
वर्चुअल है। यही काम f के लिए भी, कि अगर आपको बताया गया है कि डाइवर्जिंग मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ के साथ माइनस साइन हम खुद लगा देंगे, अगर नहीं लगा हुआ तो लगा हुआ है तो रहने देंगे। और अगर सॉल्व किया जाए f के लिए और f की वैल्यू माइनस है तो आप समझ जाओ उसका मतलब क्या है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ f सिग्निफाइज कि इट्स अ डाइवर्जिंग और ए कॉन्वेक्स मिरर, और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ f शोज कि इट्स अ कन्वर्जिंग और अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, सो ये कन्वेंशंस हैं, इनको और इन फॉर्मूलों को सामने रखते हुए, याद रखते हुए हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 13। पेज है 279, प्रॉब्लम है 13.1, कराची बोर्ड फिजिक्स की बुक। नाउ क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाई, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से हमें जो डाटा बनाना है उसमें हम जरा वर्डिंग्स पे गौर करते हैं और देखते हैं कि ये वर्ड के लिए हमने क्या सिंबल बनाया था। ठीक है, और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात हो रही है, और कितना है 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हमने सिंबल बनाया था P, ये रहा P। ठीक है, यही है P। तो P की वैल्यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो हमें पता चला P इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये तो डायरेक्टली आपको कहा गया, लेकिन फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, ये बताया गया है कि इट्स अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव की फोकल लेंथ को हम प्लस साइन के साथ ही लिखते हैं, तो ये प्लस साइन लिखे ना लिखे अंडरस्टूड है कि यहाँ पे प्लस ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो फोकल लेंथ हो गई प्लस 5 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहे हैं इफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट हाई यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट, जिसको हम HO का नाम देते हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन्होंने आपको बताई है कितनी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। If the height of object is 5 centimeters, find the position and size of image। मजीद कुछ गिवन नहीं है, तो जरा रिक्वायर्ड के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं कि find the position and size of image। size of image और position of image Q, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, ये आपको मालूम करने को इन्होंने कहा है। पार्ट 1 में इन्होंने आपसे कहा है कि हाइट ऑफ इमेज निकालें। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज m, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिक्स की नॉलेज हमें ये कहती है कि किसी भी एक इक्वेशन से अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो एक अननोन होना चाहिए है मैक्सिमम, बाकी सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, वरना उस इक्वेशन से आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। इस लिहाज से m इज इक्वल टू hi अपॉन ho। यहाँ पे अगर हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना है तो m और ho ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ho तो सवाल में इन्होंने आपको बताया है 5 सेंटीमीटर, लेकिन वी हैव नो वैल्यू ऑफ m व्हाटसोएवर। ठीक है, लिहाजा अभी फिलहाल हाइट ऑफ इमेज वाला पार्ट सॉल्व होता हुआ तो मुश्किल नजर आ रहा है, लिहाजा पहले Q की तरफ देख लेते हैं। वैसे भी देयर इज नो सच हार्ड एंड फास्ट रूल कि यू हैव टू सॉल्व पार्ट 1 फर्स्ट। आप पार्ट 1 भी कर सकते हैं पहले, आप कोई दूसरा पार्ट 2 भी पहले कर सकते हैं, 1 बाद में कर सकते हैं। सो जो डाटा से रेडिली वैल्यू निकल सकती है हमेशा उस पार्ट की तरफ जाइए। ठीक है, जो भी आपको 3-4 पार्ट्स गिवन हैं, ठीक है, इन 3-4 पार्ट्स में से जो सभी पार्ट ऐसा है जिसमें डायरेक्टली फॉर्मूले से वैल्यू निकल सकती है, हमेशा सबसे पहले उसको सॉल्व करें, क्योंकि वो वैल्यू किसी आगे पार्ट में काम आएगी आपके। लिहाजा यहाँ पे hi तो हमें सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बिकॉज वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ m राइट नाउ। तो लेट्स गो फॉर q चेक कर लेते हैं। q कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक्चुअली 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला मिरर इक्वेशन का, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें q की वैल्यू निकालने के लिए f और p पता होना चाहिए है, और क्वेश्चन में आपको f और p दोनों ही मालूम है।
लिहाजा हम पार्ट 2 पहले सॉल्व करके Q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहां पे हमने लिख दिया पार्ट 2 फॉर Q। ठीक है। चैप्टर नंबर 13 जो रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर है, इसमें एक टिप ये है कि सारे सवालात में से ज्यादातर हम ये देखेंगे कि सवाल शुरू इसी फॉर्मूले से होगा। यानी कि यूं भी कह सकते हैं कि कोई और फॉर्मूला उस सवाल में लग रहा हो या ना लग रहा हो, कम से कम ये एक फॉर्मूला तो लाजमी लगेगा, डेड श्योर। ठीक है। ये वाली इक्वेशन सबसे पहले ऑलवेज गो फॉर दिस इक्वेशन, इसलिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99.99% केसेस में आप ऐसे देखेंगे कि ये वाली इक्वेशन एप्लीकेबल होगी, तो यहीं से शुरू करें। ठीक है। तो यहां पे भी आपने देखा ऐसे ही हुआ। आगे क्वेश्चंस में भी हम देख लेंगे। पार्ट 1 या पार्ट 2 में हमें ये इक्वेशन लाजमी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सो आपने यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, विच इंप्लाइज दैट अब Q की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सॉल्व करने के दो तरीके। नंबर 1, f और p की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करा दीजिए पहले, फिर उनको रीअरेंज करें, Q के लिए सेपरेट करें, फाइंड आउट करें, या फिर अभी से Q को अलग कर लें और उसके बाद फिर जब एक दफा Q की एक्सप्रेशन बन जाए, सारी वैल्यूज एक दफा पुट करें, उसके बाद सॉल्व कर लें। सो जैसा आपको इजी लगे। मैं ये कर रहा हूं कि मैं Q को अलग कर रहा हूं पहले, तो दिस विल बी 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q, या इसको मैं पलट के लिख सकता हूं 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। सो आई हैव सॉल्व्ड इट फॉर Q। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करानी है। 1/f, f की जगह f की वैल्यू दैट इज 5 माइनस 1/p, p की जगह p की वैल्यू दैट इज 30, तो ये बन गया 1/30। ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे हम एलसीएम लें। सही है। 5 और 30 का एलसीएम, जब दो ऐसे डिनोमिनेटर्स हों कि जो एक दूसरे के टेबल में आते हों, तो हमेशा जो बड़ा नंबर होता है वही उनका एलसीएम बन जाता है। ठीक है। तो यहां पे बड़ा नंबर इनका 30 एलसीएम बन जाएगा। या फिर अगर आपको ना समझ में आ रहा हो, चलो दीज आर फेयरली इजी वैल्यूज, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको सॉल्व या जिनके बारे में आपको नहीं आइडिया हो रहा कि एक दूसरे के टेबल में आती हैं या नहीं आती हैं, जिनका कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो सबसे आसान बात यह है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है। तो बाकी एलसीएम लेना फिर हम अभी साथ साथ देख ही लेते हैं इसमें, तो आपको रिवाइज हो जाएगा। तो मैं काम ये कर रहा हूं, फिलहाल मैं ये जानता हूं कि 5 और 30 दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं, लिहाजा बड़ा नंबर 30, ये मैंने एलसीएम लिख दिया। अब 5 कितने से 30, इस वैल्यू से इस वैल्यू को, सॉरी, जो आपने बड़ा नंबर लिखा है डिविजिबल, इस बड़े नंबर को इंडिविजुअल डिनोमिनेटर से डिवाइड कराते चले जाइए। 30 को 5 से डिवाइड कराइए। 5 कितने से 30, 5 6 से 30, तो ये वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 30 को 30 से डिवाइड करिए, 30 1 जा 30, तो ये जो कुछ भी वैल्यू लिखी हुई है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है। ओके, 6 1 जा 6 माइनस 1 1 जा 1। अब 1/q is equal to, जरा यहां देख लेते हैं, दिस इज 6 माइनस 1 विच इज 5 अपॉन का 30 एज इट इज, यहां गया अपॉन 30। ठीक है। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 1/q हमारे पास आ गया 1/6। रिमेंबर, अक्सर बच्चे ये जल्दी जल्दी में गलती कर जाते हैं कि लिख देते हैं कि 1/6 इज योर आंसर। नो, 1/6 इज नॉट योर आंसर। क्यों? इसलिए कि what you were supposed to find, you were supposed to find q, and what you have got right now is 1/q। तो ये जो भी वैल्यू आई है ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं है, ये 1/q की वैल्यू है। तो इस 1/q को रेसिप्रोकेट कर दें, पलट दें। ठीक है। तो ये q बन जाएगा। जब एक साइड को पलटेंगे तो इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए, इक्वेशन बरकरार रखने के लिए दूसरी साइड को भी पलटना पड़ेगा।
लिहाजा जो भी हम काम करते हैं इसीलिए इक्वेशन में दोनों तरफ करते हैं बैलेंस रखने के लिए। तो जब मैं लेफ्ट साइड को रेसिप्रोकेट करूंगा तो राइट को भी रेसिप्रोकेट मुझे करना पड़ेगा, वरना इक्वेशन में एक तरफ काम किया एक तरफ नहीं किया वो बराबरी नहीं रही, वो इक्वल नहीं रहा, वो इक्वालिटी खत्म हो गई, फिर हम ये सिंबल नहीं लगा सकेंगे। And if you want to retain with this symbol, so we have to do identical works on both sides of the equation in order to maintain it an equation like it was before. तो एक साइड को मैंने रेसिप्रोकेट किया 1 अपॉन क्यू को क्यू बना दिया तो ये 1 अपॉन 6 बन गया। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू, लिहाजा ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू बन गई, दैट इज 6। ठीक है, ऑलराइट। Now second part which is actually the first part for क्या, for HI। Now हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा हमें जरा यहाँ पे गौर करना पड़ेगा। ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं मौजूद, ठीक है, मैं उसको जरा यहाँ लिख लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। m is equal to height of image upon height of object और m is equal to q upon p। अब भी क्योंकि we have no value of magnification available right now तो ये फॉर्मूला अब भी नहीं लग सकता, ठीक है। लिहाजा एक ऑप्शन तो हमें नजर आता है, वो है क्या, q और p both are known to us now। लिहाजा उन दोनों से m की वैल्यू आ जाएगी, इस m की वैल्यू को उठा के हम यहां पुट कर देते हैं। यहां जब m का आंसर हमें पता है, HO सवाल में ऑलरेडी गिवन है, तो HI की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इससे काम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। पहले ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, यहाँ से m निकालो, फिर इस फॉर्मूले का रेफरेंस दो, वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करो। व्हेन आई ऑलरेडी नो द मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू इक्वेशंस के HI अपॉन HO भी m के बराबर है, Q अपॉन P भी m के बराबर है, तो इसका मतलब है दोनों ही m के बराबर हैं, तो दोनों खुद एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूं इसको और इसको, तो वी कैन सेफली से कि Q अपॉन P इज इक्वल टू HI अपॉन HO। जो आंसर HI अपॉन HO का आएगा m, वही आंसर Q अपॉन P का भी आएगा, तो दोनों खुद बराबर होंगे। लिहाजा मैं यही इक्वेशन डायरेक्टली क्यों ना इस्तेमाल कर लूं यहाँ पे, सही है। इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सिंस m इज इक्वल टू HI अपॉन HO, also m is equal to q upon p, comparing them hi upon ho is equal to q upon p। ठीक है, आप इतना काम जरूरी नहीं है कि लिखें, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि ये फॉर्मूला कहां से आया। ये फॉर्मूला अगर आप ना भी लिखें तो भी कोई हर्ज नहीं है, एक्स्ट्रा वर्किंग लिख, ठीक है। तो इसको ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है, यू कैन डायरेक्टली गो विद दिस। नाउ अब यहां से हैविंग अंडरस्टूड कि हाउ दिस रिलेशन हैज बीन फाउंड, अब हम इसमें HI जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है इसको सेपरेट करके बाकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो दिस विल बी HI व्हिच इज इक्वल टू अपॉन, HI को सेपरेट करने के लिए डिनोमिनेटर में HO मौजूद है, तो इस डिनोमिनेटर पे HO को हम यहां से उठा के, ये डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बी Q अपॉन P एज इट इज, इसलिए यहां हमने कुछ चेंज नहीं किया। ये डिवाइड होने वाला HO यहां आके मल्टीप्लाई होने वाला HO बन जाएगा, ठीक है। नाउ वैल्यू हमारी HI की सेपरेट हो गई है। Q की जगह Q का आंसर दैट इज 6, P की जगह P का आंसर, P की वैल्यू हमें दी हुई है 30, तो P की जगह P की वैल्यू 30 मल्टीप्लाई बाय HO, HO आपको दिया हुआ है कितना 5, HI is 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका रिजल्ट लिख लेंगे। इसका रिजल्ट लिख लेंगे। आपको क्या कहा था उन्होंने कहा था फाइंड द साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज, तो आप कहेंगे दैट्स द रिक्वायर्ड साइज
ठीक है, सो आई होप दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 1 जो कि आपको क्लियर हुआ हो। सही है। अब एक छोटा सा काम हम और देखना चाहेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और वो है क्या, हमने ऑब्जेक्ट और इमेज की फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ केसेस भी पढ़े थे। 6 केसेस पढ़े थे कॉनकेव के, और एक केस हमने जनरलाइज कर लिया था कॉन्वेक्स के लिए कि भाई कॉनकेव में 6 अलग अलग पोजीशंस पे 6 अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स में कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर आती हैं। तो उन इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से हमारा ये न्यूमेरिकल वाला आंसर भी सही आना चाहिए, क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाया ही इसलिए था कि कभी अगर हमारे पास ये प्रेडिक्ट करने के लिए अपैरेटस ना हो, अरेंजमेंट ना हो कि हम मिरर रख के देखें और ऑब्जेक्ट सामने रखें, उसके बाद फिर चेक करें इमेज कहाँ, और फिर हम उसको पूरा सेटअप करके हम उसको स्केल से मेजर करके देखें, तो ऐसी सूरत में मैथमेटिकली वी शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट वेयर द इमेज ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वुड बी फॉर्म्ड। तो उस हिसाब से जो हमारी नॉलेज है, क्या वो इस फॉर्मूले से आने वाली वैल्यूज से कोइंसाइड करती है कि नहीं, मिलती जुलती है कि नहीं, उसको मैच करना चाहिए। सो हम जरा क्विकली रिकॉल कर लेते हैं इस केस को। ये केस कौन सा बनता है, हमने 6 केसेस पढ़े थे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में, इसलिए क्योंकि ये बात कौन से मिरर की है, कॉनकेव मिरर की है। तो कॉनकेव मिरर में 6 केसेस हमने कौन सा पढ़े थे, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी दूसरा, और करीब क्या था, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी तीसरा, और करीब करके एट सी चौथा, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी पांचवा, ऑब्जेक्ट एट एफ, और छठा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं है तो वो चार्ट मैंने एक वीडियो में आपको सेंड किया है, प्लीज उस चार्ट को जरूर गो थ्रू कीजिएगा एक दफा, और उसमें जो हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंगली इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, वो नंबर 1 आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। नंबर 2, अगर याद नहीं है तो उस चार्ट को सामने रखे पहले इस क्वेश्चन की वैल्यूज को हम जरा मैच कर लेते हैं, न सिर्फ इस क्वेश्चन को बल्कि हर क्वेश्चन में हम इस तरह से मैच करके देखेंगे। पहले मैच करके देख लेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा आंसर उसके मुताबिक आता है या नहीं आता। दिस विल हेल्प यू अ ग्रेट डील व्हाइल स्ट्रेंथनिंग योर कांसेप्ट्स रिगार्डिंग मिरर एंड इमेज फॉर्मेशंस फ्रॉम मिरर्स। ठीक है, सो लेट्स सी ये केस कौन सा बनता है। लेट मी explain it first. Object is placed at a distance of 30 cm from a concave mirror of focal length 5 cm. ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ, इससे हमें नहीं पता चला। हम हमेशा देखते हैं कि मिरर की पोजीशन किस हिसाब से, हमने F बनाया था, C बनाया था, और फिर देखा था इस F और C के हवाले से ऑब्जेक्ट F से पहले आ रहा है कि F पे आ रहा है, F के पीछे आ रहा है, या C के F और C के बीच में आ रहा है, या C से भी पीछे आ रहा है। तो F और C की पोजीशंस हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ यानी कि प्रिंसिपल फोकस 5 सेंटीमीटर दूर होगा। तो जब फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दूर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका डबल 10 सेंटीमीटर दूर होगा। ठीक है, तो इमेजिन ऑब्जेक्ट हमारा 4कल लेंथ हमारी 5 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू हमारे 10 सेंटीमीटर पे होगी, ऑब्जेक्ट कितने फासले पे है 30। इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लूं करें यहाँ पे। ये एक दफा हम काम करेंगे, अगली दफा हमें ओरली इसका आंसर प्रेडिक्ट करना चाहिए है। ठीक है, सो दिस इज एफ 5 सेंटीमीटर, दिस वुड बी सी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद है 30 सेंटीमीटर पे, विच इज बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट ही हमारा यहां होगा, और उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी बताइए आपको, ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी होता है तो इमेज बनती है बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी यानी कि 5 और 10 के बीच में। हमारी जो इमेज की पोजीशन आई है क्या आई है 6, विच इज बिटवीन 5 एंड 10। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट बिटवीन 5 एंड सी होता है तो इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा 5 सेंटीमीटर हाई है तो इमेज हमारी स्मॉलर देन 5 होनी चाहिए। 4 3 2 1 हमारा आंसर क्या आया 1।
ठीक है, तो इस डायग्राम से हम एग्जैक्ट वैल्यूज तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, लेकिन एक रेंज हमें जरूर पता चल जाएगी कि इससे ज्यादा होगी या इससे कम होगी या इससे और इसके बीच में होगी। ठीक है, तो आपने देखा जो कुछ हमने नॉलेज ले रखी थी रे डायग्राम्स की मदद से, मिरर से इमेज फॉर्मेशन की, मैथमेटिकल इक्वेशन, मिरर इक्वेशन से भी एग्जैक्टली वैसे ही आंसर्स आए एज प्रेडिक्टेड। ठीक है, सो हम हर क्वेश्चन में इस तरह से पहले चेक कर लिया करेंगे अब कि ये जो हमारा सवाल है ये किस तरफ इशारा कर रहा है, इसके मुताबिक हमारा आंसर कैसा आना चाहिए है, एंड देन फिर हम उसको मैथमेटिकली सॉल्व करके वेरीफाई भी कर लेंगे। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आपसे कह रहे हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर्स, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बताया गया है, तो इसका मतलब P की वैल्यू आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। इस दफा सिर्फ स्फेरिकल मिरर का है। स्फेरिकल मिरर का मतलब ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉन्केव भी हो सकता है, नॉट नोन टू अस, नॉट गिवन टू अस, इसलिए हमें नहीं मालूम कि इसके साथ जो भी वैल्यू इसकी होगी वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। सो आगे चलते हैं। फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर एंड इट्स वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द मिरर। दोबारा, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, Q की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, लेकिन साथ में बताया गया वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब हमने कहा था Q अगर वर्चुअल इमेज वाली वैल्यू है तो उसका जो कन्वेंशन के मुताबिक उसकी साइन कैसे आनी चाहिए, माइनस, तो उसके साथ हम माइनस साइन, नहीं तो हम खुद लगा देंगे। ठीक है, सो सिंस Q इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल, लिहाजा Q हैज टू बी नेगेटिव, तो जो वैल्यू आपको गिवन है एक्चुअली वो 5 सेंटीमीटर नहीं है बल्कि -5 सेंटीमीटर है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं सिंस वर्चुअल इमेज। अपनी याद दिलाने के लिए याद चलेंगे आप। ठीक है, ऑलराइट। फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द मिरर। मजीद कोई गिवन वैल्यू नहीं है, अब आपको दो बातें रिक्वायर्ड हैं। अब आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द मिरर। पहले फोकल लेंथ का आ गया है, तो फोकल लेंथ का मतलब f, और नेचर ऑफ द मिरर, मिरर की नेचर यानी कि कॉन्वेक्स है को कॉन्केव, ये खुद बताना है आपको सॉल्व करके। सवाल में तो उन्होंने कह दिया था कि एक स्फेरिकल मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है, उसने उसकी इमेज बना दी वर्चुअल वाली, इतना फासले के ऊपर, बताओ ये मिरर कौन सा है और इसका फोकसिंग पॉइंट कितना फासले के ऊपर है। ठीक है, तो नेचर ऑफ मिरर को हम क्या सिंबल देते हैं? नेचर ऑफ मिरर को तो हमने कोई सिंबल नहीं दिया, हम नेचर ऑफ मिरर का अंदाजा f की वैल्यू से करते हैं, लेकिन उसका कोई अलग से सिंबल नहीं बनाती है। जैसे f, p, q, h, i, h, o, m ये अलग सिंबल्स बनाए, नेचर ऑफ मिरर का हमने कोई सिंबल नहीं बनाया, लिहाजा हम यहाँ पे इसकी कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो नहीं कर सकते। कोई नया सिंबल लेंगे तो एग्जाम में कहेगा ये पहले तो मुझे पता ही नहीं है, इस चैप्टर में तो कहीं नहीं है, तो आप उसको हम फिलहाल एज इट इज लिख देते हैं, नेचर ऑफ मिरर। ठीक है, ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट 1 में आपको कहा है फोकल लेंथ निकालने को। लाइक आई सेड प्रीवियसली कि इस किस्म के क्वेश्चंस में जो मिरर से रिलेटेड होते हैं उसमें शुरुआत 99.99% केसेस में मिरर इक्वेशन से ही होती है, यानी कि 1/f = 1/p + 1/q। इस इक्वेशन में आपको P और Q चाहिए हैं F मालूम करने के लिए, और P और Q क्वेश्चन आपको दिए हुए दिए, तो हमने मिरर इक्वेशन लगा के F की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की। P की जगह P की वैल्यू विच इज 10 और Q की जगह Q की वैल्यू विच इज -5, ये -5 Q की जगह वैल्यू आ गई। F के लिए क्योंकि ऑलरेडी सेपरेटेड है इक्वेशन, लिहाजा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें सिर्फ सिंपलीफिकेशन नहीं करनी है। अब जो रूल्स जो रूल्स साइंस की मल्टीप्लिकेशन में होते हैं वही रूल्स उन साइंस की डिवीजन के लिए भी होते हैं।
यानी कि जो प्लस माइनस माइनस का आंसर मल्टीप्लिकेशन में आता है वही प्लस अपॉन माइनस का आंसर माइनस डिवीजन से भी निकलेगा। तो प्लस माइनस माइनस, ये साइन माइनस आ गया, 1/10 और 1/5 एज इट इज आ गया। ठीक है, ओके। अगले स्टेप में हमने देखा कि ये दो नंबर्स हैं, दोनों एक दूसरे की टेबल में आते हैं, तो जो बड़ा नंबर है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा इनका, ये आपने मल्टीपल इनका लिख दिया यहाँ पे 10। अब यहां से इंडिविजुअली डिनोमिनेटर्स को इससे डिवाइड करते चले जाएंगे। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 1 से 10 ये बना गया, फिर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10/5 यानी कि 5 2 से 10, तो ये वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 1 1 जा 1 माइनस साइन एज इट इज, 1 2 जा 2, तो ये आपके पास 1 - 2/10 बन गया। लेफ्ट साइड का 1/f एज इट इज जैसे चलता आ रहा है, क्योंकि उसको हमने नहीं छेड़ा अभी तक। अब प्लस माइनस होगा तो सब्ट्रैक्शन ही, माइनस ही होगा, लेकिन साइन बड़े नंबर की आती है अलजेब्रा के रूल्स के मुताबिक। बड़ा नंबर है यहाँ पे 2 की साइन है नेगेटिव, लिहाजा ओवरऑल आंसर हमारा बन जाएगा नेगेटिव। 1 और 2 का डिफरेंस जो है वो 1 बनता है, तो 2 - 1 1 बनेगा और आंसर साइन बड़े नंबर की हो गया। तो दिस इज 1/10, जो कि किसके बराबर आ रहा है, 1/f के बराबर। अब ये क्योंकि f की वैल्यू है नॉट द वैल्यू वी रिक्वायर्ड, ये 1/f की वैल्यू है, वी रिक्वायर f, तो 1/f को f बनाने का बेहतरीन तरीका क्या है, रेसिप्रोकेट कर दीजिए दोनों साइड्स को। तो हमने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया और आंसर हमारा आ गया -10। फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव फोकल लेंथ हमें साइन कन्वेंशन से बताती है कि मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स या फिर डाइवर्जिंग। तो यहां से हमें नेगेटिव वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ये बताती है कि इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जिसको हमने पार्ट 2 में लिखना भी था, नेचर ऑफ मिरर क्या, तो हमने इसको लिख दिया कि नेचर ऑफ मिरर क्या है, नेगेटिव साइन शोज दैट मिरर इज कॉन्वेक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, दोनों में से जो आपको इजी लगे। ठीक है, ऑलराइट। फिर रिजल्ट हम इसको प्रॉपर्ली जैसे लिखते हैं कि does the required focal length of the mirror is found to be 10 cm and the mirror is found to be convex by nature। ठीक है, अच्छा, इस चीज को हम अगर गौर से थोड़ा सोचें, हम एक्चुअली कर सकते हैं इस मिरर का तायन। ठीक है, अब सॉल्यूशन हो गया तो थोड़ा हम जरा तसल्ली से इस बात के ऊपर फोकस कर सकते हैं। वो ये कि आपको जो इंफॉर्मेशंस गिवन है उसके मुताबिक P और Q ये दो वैल्यूज हैं। ठीक है, Q की वैल्यू नेगेटिव है, वर्चुअल इमेज। हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव के 6 केसेस और एक केस हमने कॉन्वेक्स का जनरलाइज किया हुआ था। उसमें हम ये जानते हैं कि कॉन्केव मिरर के 6 केसेस में से, कॉन्केव मिरर के 6 केसेस में से 5 केसेस में तो हमारे पास रियल इमेज बनती है, सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें वो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो वो 5 केसेस रियल इमेज वाले को तो हट गए। तो अब इसका मतलब है कि क्योंकि वर्चुअल इमेज है, लिहाजा अगर कॉन्केव मिरर का ये केस है तो लास्ट केस नंबर 6 हो सकता है, उन शुरू के 5 में से तो कोई नहीं हो सकता। या फिर कॉन्वेक्स मिरर होगा, क्योंकि वो हमेशा इमेज वर्चुअल ही बनाता है, दूसरी तो कोई इमेज नहीं बनाता। अब फिर हमने कहा चलो इतना आइडिया हो गया, क्या और आइडिया हो सकता है, तो पता चला कि अगर हमें केसेस थोड़े सही याद हैं तो हम ये जानते हैं कि कॉन्केव मिरर जो वर्चुअल इमेज बनाता है, इट इज ऑलवेज मैग्निफाइड लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दो वर्चुअल इमेजेस के केसेस हमारे पास बने। एक वर्चुअल इमेज कॉन्केव बनाता है लार्जर साइज की, एक वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स बनाता है स्मॉलर साइज की। ये कौन सा मिरर हो सकता है, क्या अभी हमें आइडिया हो रहा है? तो साइज ऑफ इमेज के बारे में तो हमें मालूम नहीं है, हमें मिरर की सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशंस के बारे में जरूर आइडिया है, लेकिन ये हम समझ सकते हैं कि मिरर की पोजीशन, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशंस से Q और P की वैल्यू निकलेंगी। Q और P की वैल्यू किसके बराबर है? M। तो जो वैल्यू Q अपॉन P की आती है वही HI अपॉन HO की भी आती है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया ही इस तरीके से। तो Q अपॉन P का आंसर देखें कैसा है। Q की वैल्यू छोटी है, इमेज का डिस्टेंस छोटा है
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बड़ा है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू q छोटा, p की वैल्यू डिनोमिनेटर में बड़ी, तो हमारे पास फ्रैक्शन छोटा आएगा, लेस देन 1 आएगा, तो मैग्निफिकेशन का आंसर 1 से छोटा आएगा, यानी कि इमेज मैग्नीफाई नहीं आने वाली, इमेज छोटे साइज के आने वाली है। ये तो केस बनता ही कॉन्वेक्स मिरर का है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ही वो मिरर है जो हमेशा स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है। तो आइंदा से अपनी आसानी के लिए हम Q और P को अपने समझने के लिए HI और HO की तरह कंसिडर कर सकते हैं। मतलब मैं ये देखना चाहूं कि ऑब्जेक्ट बड़ा है कि इमेज बड़ी है, तो मैं बता सकता हूं यहाँ पे Q की वैल्यू को कंसिडर कर लें, ये HI की तरह है, P की वैल्यू को कंसिडर कर लें, ये HO की तरह है। तो अगर Q छोटा है, P बड़ा है, तो इसका मतलब है अंडरस्टूड HI भी छोटा और HO भी हमेशा बड़ा ही होगा। तो P को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, Q को हाइट ऑफ इमेज कंसिडर कर सकते हैं समझने के लिए। तो अगर Q छोटा है तो इमेज की यानी कि पोजीशन छोटी है, तो इमेज की हाइट भी छोटी होगी। ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन बड़ी है तो ऑब्जेक्ट की हाइट भी बड़ी ही होगी। ये वैल्यू नहीं होगी 10 और 5, लेकिन होंगी हमेशा छोटी। ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यू आएगी इस सूरत हाल में इमेज से हमेशा बड़ी ही आएगी, चाहे HI की कुछ भी वैल्यू हो, HI की वैल्यू से HO की वैल्यू से बड़ी ही होगी अगर कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, आई होप ये कुछ बातें आपको क्लियर हो रही हैं, एंड आई बिलीव कि इट्स नॉट टू मच फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये पुराना हमने कंसेप्ट इसका बहुत अच्छे से लिया हुआ है। सो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो वंस अगेन फॉर रिफ्रेशिंग योर कंसेप्ट्स रिगार्डिंग दिस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम नंबर 13.3। प्रॉब्लम 13.3 में उन्होंने हमें बताया है कि एक कॉनकेव मिरर है, बता दिए वर्डिंग्स में। ठीक है, कि एक कॉनकेव मिरर है, जिस कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर्स। An object is placed at a distance of 20 centimeters in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of image. ये सवाल है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p की वैल्यू 20 लिख दी, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, कॉनकेव मिरर है, तो पॉजिटिव साइन भी रहेगी, तो हमने साइन इसके साथ लगाई नहीं है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव साइन ही है। नेगेटिव को लिखना पड़ता है, पॉजिटिव को लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है। ठीक है, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, तो ये पहले पार्ट में हमने लिख दिया पोजीशन ऑफ इमेज, Q की डिस्टेंस की वैल्यू, और सेकंड पार्ट में हमने लिख दिया नेचर ऑफ इमेज। अगेन प्रीवियस पार्ट की तरह नेचर ऑफ इमेज का हम कोई सिंबल नहीं लिखते, नेचर ऑफ इमेज का आइडिया हमें वैल्यू की साइन से होता है, तो नेचर ऑफ इमेज का भी आइडिया Q की वैल्यू की जो साइन आएगी उससे हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह मिरर की नेचर का आइडिया हमें मिरर की वैल्यू फोकल लेंथ की साइन से हुआ था, उसी तरह इमेज की नेचर का आइडिया हमें इमेज की वैल्यू Q की साइन से हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की नेचर का आइडिया ऑब्जेक्ट की वैल्यू की साइन से हो जाएगा। ठीक है, ऑल्दो वी डोंट डील विद वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, लेकिन तरीका एग्जैक्टली ऐसे ही रहता है। नाउ एक तो उसको सॉल्व ऐसे करना ही आपको, अगेन f और p पता है क्यों निकालना है, फिर वही क्वेश्चन लग रही है f और p पता है क्यों निकालना है, सो इट्स वेरी इजी टू रिलेट इट, इजंट इट। लेकिन हम उसको अपने तौर से करना चाहते हैं प्रेडिक्ट कि हमारी इंफॉर्मेशन या नॉलेज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, उसके मुताबिक ये कैसा होना चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकते, लेकिन बहरहाल एक रेंज का आइडिया जरूर हो जाएगा कि ये इमेज कैसी होनी चाहिए है, ऑब्जेक्ट अगर इस पोजीशन पे रखा हुआ है तो उसको देख लेते हैं। बुक का आंसर है, उन्होंने कहा है रियल इमेज है और 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो जरा चेक कर लेते हैं हमारा आंसर इसके मुताबिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने कहा कि ये केस देखे कौन सा बना, कॉनकेव मिरर है, ये तो वर्डिंग्स में उन्होंने हमें बता दिया वाज़े, ऑलराइट। तो कॉनकेव मिरर के सामने फोकल लेंथ उसकी 15 सेंटीमीटर है, तो अगर f 15 सेंटीमीटर है तो c कितना होगा 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, 15 का डबल। ठीक है, तो अगर f की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है तो c की वैल्यू 15 का ट्वाइस 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है 30 और 15 के बीच में, लाइक अगर मैं इसको ऐसे शो करूं, सपोज ये हमारा f है 15 सेंटीमीटर, तो ये हमारा डबल फासले के ऊपर c हो जाएगा 30 सेंटीमीटर।
ऑब्जेक्ट इन्होंने कहा है 20 विल बी समवेयर बिटवीन 15 एंड 30 क्लोज टू 15, तो यहां हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। सो व्हाट डू यू थिंक इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी? जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी होता है तो इमेज बियॉन्ड सी बनती है। दिस इज केस नंबर 4, ठीक है। तो केस 4 की इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स देखिएगा, इमेज बनेगी बियॉन्ड द मिरर, सॉरी बियॉन्ड सी, तो ये इस तरफ में मिलेगी। सी की वैल्यू है 30, तो ये 30 से ज्यादा, 31 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, 40, 50, 60, 80, 90, 100, ठीक है। इन्होंने आंसर बताया 60। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आंसर 30 से बड़ा होना चाहिए था, 30 इज ग्रेट 30 से बड़ा या 60, लिहाजा एक बात तो हमारी वेरीफाई होती है। और क्योंकि केस 4 है उसमें रियल इमेज ही बनती है, तो जैसा कि इन्होंने भी बताया रियल इमेज है, तो इसका मतलब है कि हमारी नॉलेज के मुताबिक इसके आंसर अकॉर्डिंगली आते हुए नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। सो लेट अस नाउ प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13.7। प्रॉब्लम नंबर 13.4। सेवन तो मैं अभी आपको करा रहा हूं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। 13.7 भी मैं आपको थोड़ा सा जो स्टार्टिंग का डिफरेंट पोर्शन है बस वो बता दूंगा, बाकी आप उसको खुद से सॉल्व करना आपको आना चाहिए। सो मैं उसको यहाँ पे लिख ही रहा हूँ 13.7। दिस इज योर होमवर्क, बिकॉज मैं सिर्फ आपको उसकी हिंट दे रहा हूँ, थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ, जो एक डिफरेंट चीज है, बाकी आप उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव जस्ट डन, जो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हमने अब तक किए, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13.7। 13.7 में आपसे कह रहे हैं कि an object is situated at a distance of 20 centimeter. Object is situated at a distance, object distance 20 centimeter, तो P की वैल्यू आपको बता दी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपसे कह रहे हैं फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका मतलब है कि इसकी फोकल लेंथ कैसी आएगी? कॉन्वेक्स मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ कैसी आएगी? नेगेटिव। तो जो भी फोकल लेंथ होगी उसके साथ माइनस का साइन हम खुद लगा देंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हमने सिंबल पढ़ रखा है कैपिटल आर, ठीक है। तो ये आर की जो वैल्यू है दैट इज कितना? 20 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है और आर से क्या वैल्यू आती है? एफ की, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए एफ नेगेटिव होता है, एफ से आर बनता है, तो उसका मतलब है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए आर को भी हम नेगेटिव लिख सकते हैं सिंस कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया। अब आपसे कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। मजीद कोई गिवन वैल्यू नहीं है। पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज तो हमें ये पता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज देगा आपको, इट विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से कम होगी, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इमेज का डिस्टेंस भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से कम होगा। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो इमेज का डिस्टेंस भी 20 से कम आना चाहिए। और इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है उसके मुताबिक इमेज का जो डिस्टेंस है दैट इज 6.66 सेंटीमीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, वो ये कि क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी, तो इमेज की पोजीशन भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से छोटी वैल्यू की होती है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 20, तो इमेज का आंसर 20 से छोटा होना चाहिए। क्यू की वैल्यू 20 से छोटी होनी चाहिए। 19 भी होगी तो भी चलेगी, 10 भी होगी, 15 भी होगी, 10 से कम भी होगी, चलेगी, बस इट हैज टू बी लेस देन 90, ठीक है। तो 6.66 इज लेस देन 19, बिल्कुल लेस देन 20, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा इन्होंने ये बताया कि कॉन्वेक्स मिरर हम जानते हैं इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाने का मतलब ये है कि इसके साथ माइनस की साइन खुद लगी जाएगी। सॉल्व करेंगे तो ये दोनों बातें हमें अंदाजा हो रहा है। लेकिन उससे पहले हम जरा देखें कि R से F कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब इक्वेशन आप यूज करेंगे तो दैट विल बी 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब यहां से since R is equal to twice of F, F is equal to R/2।
आपकी वैल्यू है माइनस का 20 अपॉन का 2 एज इट इज, तो ये बन जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। ये f की वैल्यू आ जाएगी ना, ये उसके बाद फिर ऐसे और यहां से आप सॉल्व करेंगे तो q का आंसर आपके पास ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। हम करते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। अब जो हमें इसमें जो सही जो एक्चुअल क्वेश्चन है जिसको करने के लिए ये सारी हमने तैयारी कर रखी है, दैट एक्चुअल क्वेश्चन इज 13.5 और 13.6। ओके, तो प्रॉब्लम है तो 13.5 में आपसे कह रहे हैं कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 10 सेंटीमीटर्स। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। आपको ये बताया गया कि f की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर्स। कॉन्केव मिरर है तो f की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, हमने ऐसे ही जान लिया। Where should an object be placed? Where should an object be placed? Now this is an important information. ये required है आपसे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछी जा रही है आपसे। ठीक है, तो ये तो नहीं कहा कि हाउ हाई शुड द ऑब्जेक्ट बी, आपसे ये कहा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। ठीक है, यानी कि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कितने फासले पर रखें, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम करने को कहा जा रहा है। तो P फाइंड आउट करना है आपको, so as to get its real image magnified twice. Now this is also an important information. Real image, दूसरा है magnified twice. तो आपको ये बताया है कि इमेज इज रियल, पहली बात ये हो गई रियल इमेज। और तीसरी चीज जो आपको बताई है वो है क्या, मैग्निफाइड ट्वाइस। मैग्निफाइड ट्वाइस का मतलब मैग्निफिकेशन 2 गिवन होगी। ओके, तो ये m इज इक्वल टू 2। यहां तक तो हमारा काम हो गया। अब रिक्वायर्ड में क्या है, रिक्वायर्ड में उन्होंने आपसे कहा वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, p को कहां रखा जाए, p की क्या वैल्यू हो, तो ठीक है सही, हम ये लिख दिया। अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। नाउ इस चैप्टर में या इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दो है, 13.5 और 13.6। और फिर एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता मैं भी आपको देता हूं होमवर्क के लिए। ठीक है, ऑलराइट। हमने ये कहा था कि इस क्वेश्चंस को या इस तरह के क्वेश्चंस को शुरू करने के लिए हम मिरर इक्वेशन का सहारा लेंगे, यानी कि 1/f = 1/p + 1/q से हम काम शुरू करेंगे। या जो भी हमने कहा था कि कोई और इक्वेशन लगे ना लगे, कम से कम ये इक्वेशन तो लाजमी लगेगी। ठीक है, आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल सही है। p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए q और f ये दोनों पता होने चाहिए। f तो इन्होंने आपको बता दिया 10 सेंटीमीटर, q के बारे में सिर्फ इतना बताया रियल है। रियल का मतलब हमें क्या मालूम है कि जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, लेकिन कितनी वैल्यू होगी वो तो अभी हमें पता ही नहीं है। तो q की वैल्यू अभी हमें पता ही नहीं है, इसलिए P भी नहीं मालूम, Q भी नहीं मालूम, इस इक्वेशन को फिलहाल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ए जो इन्होंने ऑप्शन आपको जो दूसरा उन्होंने आपको वैल्यू दी हुई डाटा में वो है m = 2, मैग्निफिकेशन 2 के बराबर है। अब मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, HI/HO, Q/P। आपको आइडिया हो रहा है क्योंकि हम f, p और q की वैल्यूज में डील कर रहे हैं, लिहाजा हमें फॉर्मूला जो लगाना चाहिए वो ये वाला नहीं बल्कि Q/P वाला। तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है m = Q/P। इस इक्वेशन से शायद q की वैल्यू निकल आ सके, उसके बाद फिर हम p में पुट करते हैं मिरर इक्वेशन में, तो पता चला कि m की वैल्यू 2 गिवन है, लेकिन p तो फाइंड आउट करना है और q अब भी नहीं मालूम। तो इसका मतलब है कि m = Q/P जो हम समझ रहे हैं, ये भी इक्वेशन अभी ऐसी नहीं है कि इससे डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ सके Q का, ताकि हम यहां पुट करके वैल्यू को अपने फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो बाहर हमें स्टार्ट तो करना है, लेकिन दो पॉसिबल ऑप्शंस में से कोई सा भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जिस ऑप्शन से हम शुरुआत ले, या जिस ऑप्शन से हम डायरेक्टली Q की वैल्यू पे आ रहे हैं और क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व होता है। ऐसा दोनों में से कोई ऑप्शन हमें फिलहाल नहीं बता रहा।
भारत, सिंस वी हैव टू स्टार्ट, लिहाजा किसी न किसी इक्वेशन से तो हमें स्टार्टिंग लेनी ही है, या तो ये शुरू करें या ये शुरू करें। ठीक है, हम एक काम ये करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि होना क्या है। और सॉल्व जब इससे भी वही सिचुएशन है कि दो वैल्यूज नहीं पता, इससे भी वही सिचुएशन है कि दो वैल्यूज नहीं पता, तो क्यों ना आसान इक्वेशन से सहारा ले लिया जाए। तो मैं q अपॉन p से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो थोड़ी मुश्किल इक्वेशन है, रेसिप्रोकल्स नहीं है, टर्म्स में फिर एलसीएम दिया आएगा x y z, तो मैं इस इक्वेशन से शुरू कर रहा हूँ। लिहाजा यहाँ पे हम जो काम हम कर रहे हैं, m की जगह n की वैल्यू विच इज 2, q की जगह q की वैल्यू विच इज q, वो एज इट इज हमें पता ही नहीं, और p भी एज इट इज हमें पता ही नहीं। ठीक है, अब मैं काम ये करता हूं, मुझे असल इक्वेशन तो ये है हमारी, जिससे हमें फाइनल वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसमें f भी आ रहा है, लेकिन इसमें q एक्स्ट्रा है। अगर ये q किसी तरीके से हमारा इस इक्वेशन से गायब हो जाए, तो सिर्फ बचेंगे दो p और f ही। ठीक है, गायब होने का मतलब ये कि q किसी और शक्ल में आ जाए, वैल्यू अगर जैसे q की होती तो ये तो मसला ही नहीं है, वेरिएबल हमारे पास सिर्फ दो ही बच जाते हैं, कौन कौन, f और p। तो हमारा टारगेट ये है कि q को किसी तरीके से इसकी शक्ल बदल दी जाए, या मुख्तलिफ फॉर्म में इस q को लिख दिया जाए, ताकि हमारे पास इक्वेशन में से दो ही वेरिएबल्स बच जाएं, f और p, और फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि f तो पता है, p जो है वो एक्चुअल वेरिएबल है हमारा, वो फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे ये आइडिया हो रहा है कि q की जगह पे अगर मैं इस p को, जो कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर भेज दूं, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ p इज इक्वल टू q, या q इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ p। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। ठीक है, इस वैल्यू को हम q की जगह सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं। ये एक बहुत काम की वैल्यू आगे समझे कि जिसने हमारा सवाल ही हल कर दिया, आसान कर दिया बहुत, कि q लिखिए या ट्वाइस ऑफ p लिखिए, एक ही बात है। ये मैग्निफिकेशन ऐसी है कि इमेज डबल है साइज में p के, ये ऑब्जेक्ट है, तो q जहां नजर है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ p। लिहाजा इस इक्वेशन में q की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ p। तो आप सोचें, यहाँ पे भी हमारे पास p आ गया, यहाँ पे भी हमारे पास p आ गया, f हमें पता ही है, तो इक्वेशन में हमारे पास जो हम चाह रहे थे कि q मुख्तलिफ शक्ल में आ जाए, कि q की वैल्यू पता चल जाए, तो वो q की वैल्यू हमें पता चली p की शक्ल में। सिर्फ ये दो ही सिंबल्स बच गए, f और p। f के बारे में हमें कोई टेंशन नहीं है, वो पता है, p की वैल्यू हम यहाँ से सेपरेट करके निकाल सकते हैं, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हमें चाहिए होगी। ठीक है, सो लेट्स गो ऑन विद इट। ये हमने जो काम किया है, ठीक है, ये हमने काम किया है फॉर q। q निकालने के लिए जो हमारे पास आसान इक्वेशन थी, दैट वाज इक्वेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। यहाँ से हमने q को सेपरेट किया, और इस q की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ p जो हमें मिली है, अब हम पुट कर देंगे कहाँ पे, मिरर इक्वेशन में। तो अब जो हम काम कर रहे हैं, दैट इज आवर एक्चुअल वर्क, एंड दैट इज फॉर p। ठीक है, सिंस 1 upon f is equal to 1 upon p plus 1 upon q, यानी कि 1 upon f का मतलब 1 upon 10 equal to 1 upon p plus 1 upon twice of p। सही है, इस वैल्यू को अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, सिंप्लीफाई करने का तरीका ये दो टर्म्स आ रही है, एलसीएम लेंगे इनका। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर एक दूसरे के टेबल में आ रहे होते हैं, तो उनमें जो नंबर बड़ा होता है वो एक दूसरे के टेबल में आते हैं। p1 जा p, p2 जा ट्वाइस ऑफ p, p3 जा 3p, p4 जा 4p, 5 जा 5p, तो ये ट्वाइस ऑफ p उसके फॉर्मूले में आता हुआ नजर आ रहा है, उसके टेबल में आता हुआ नजर आ रहा है, इसका डबल इज मल्टीपल है। लिहाजा जो बड़ा नंबर है वो हम एलसीएम बना देते हैं। अगर दो नंबर एक दूसरे के टेबल में आ रहे हो तो बड़ा नंबर वही एलसीएम बन जाता है। नहीं समझ में आता तो दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, तो भी आंसर एक ही बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। बड़ा नंबर इसमें 2p हो, 3p हो, 4, 5, 6p, जो भी होगा बड़ा नंबर जाहिर वही बनेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब इसको और इसको डिवाइड करें, 2p को डिवाइड करें p से, तो p से p कट जाएगा, क्या बचा 2। तो ये जो भी वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, 2 से। इस 2p से इस 2p को कैंसिल करें,
तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब कट जाएगा, तो जो कुछ भी बचा इसका मतलब वो क्या बचा, वो 1। अब जरा इनको सिंप्लीफाई कराइए, 2 1s are 2 प्लस साइन एज इट इज, 1 1s are 1, ये बन गया हमारे पास 1/10 इज इक्वल टू 3/12 ऑफ p। अब यहाँ से p को अलग कर लेते हैं, p यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा p/10, या अपॉन 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वहां 3/2 एज इट इज लिखा हुआ है, हमने सिर्फ p को और यहाँ से 10 को अक्रॉस मूव करवाया, तो ये बन जाएगा ऐसे। डिवाइड का p मल्टीप्लाई में चला गया, डिवाइड का 10 मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है। अब 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15, therefore object distance is 15 centimeters, और यही बुक का आंसर भी है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है कि जब आपको Q की वैल्यू ना बताई जाए, मैग्निफिकेशन दिया जाए इंस्टेड, और मैग्निफिकेशन में आपको एक हिडन इंफॉर्मेशन हो कि भाई उसका डबल है, ट्रिपल है, तो समझ जाए शुरू सबसे पहले मैग्निफिकेशन से करना है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू से शुरू करना है, वहां से Q का आंसर निकाल के P में पुट करना है, या P की वैल्यू निकाल के Q में पुट करनी है और फिर सिंप्लीफाई करना है। बस ये इसमें ट्रिक है, ये इसमें टिप है कि जब ऐसे क्वेश्चंस हों जिन क्वेश्चन में आपको P या Q में से कोई एक निकालना है और दूसरे की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ना गिवन हो, दूसरे की इंफॉर्मेशन आपको मैग्निफिकेशन के फॉर्म में गिवन हो, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करके पहले वैल्यू निकालें और फिर मेरे इक्वेशन में पुट कर दें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है, क्या हम इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर प्रेडिक्ट कर सकते थे पहले कैसा आना चाहिए? अब तक तो हमने देखा तमाम क्वेश्चंस में ऐसे ही हुआ है, इसमें भी ऐसे ही होगा। देखिए, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ आपको बताइए, तो इसका मतलब है पॉसिबल 6 केसेस में से कोई एक होगा। दूसरा, रियल इमेज ये बता दिया गया है, तो छठा केस तो वैसे ही खत्म हो गया क्योंकि वो वर्चुअल इमेज का होता है। और साथ में क्या बताया, मैग्नीफाइड ट्वाइस, यानी कि रियल इमेज है और बड़े साइज की है। अब देखें कि कॉन्केव मिरर बड़े साइज की इमेज कब कब बताता है। जब कॉन्केव मिरर में बड़ी इमेज कब बनती है, इमेज बड़े साइज की हो, उस वक्त होती है जब ऑब्जेक्ट केस नंबर 4 के मुताबिक बिटवीन F एंड C होता है, यानी कि यहाँ पे रियल इमेज मैग्नीफाइड मिलती है। आप उस केस का जो चार्ट है उसे वेरीफाई कीजिएगा, ठीक है। और उसके मुताबिक F और C के बीच में इमेज हमारी, F और C के बीच में ऑब्जेक्ट हमारा होगा तो बड़ी इमेज मिलेगी। अब तक हम क्या देख रहे थे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन का तायन कर रहे थे, उससे इमेज का आंसर प्रेडिक्ट कर रहे थे। अब उल्टा, इमेज को सामने रखते हुए देखा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होगा। अगर इमेज यहाँ मिल रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होगा, अगर हमें इमेज बड़े साइज की मिल रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होगा, तो आप पता चला कि F और C के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज मैग्नीफाइड मिलेगी, वो भी रियल वाली। अब देखें, F कितना था 10, तो 2F कितना होगा 20। ऑब्जेक्ट 10 और 20 के बीच में होना चाहिए, 15 उसके बीच में, तो 10 और 20 के दरमियान 11 भी हो सकता था, 19 भी हो सकता था। इन्होंने जो वैल्यू दी ट्वाइस मैग्निफिकेशन की, वो 15 सेंटीमीटर पे बनेगी, ठीक है। सो ये इस तरीके से हमने इसको वेरीफाई किया। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 13.6। लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट, हम प्रिडिक्ट करेंगे फिर सॉल्व करके देखेंगे कि आंसर हमारा उसके मुताबिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपसे कह रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। दिस इज नॉट अ न्यू इंफॉर्मेशन फॉर अस। रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्होंने आपको 40 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब मैं यहीं पे लिख सकता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर से F का क्या रिलेशन बनता है, हम ये जानते हैं कि भाई F इज इक्वल टू R/2। तो अगर ये 40 है तो ये कितना बन जाएगा 20, क्या ख्याल है? तो यहाँ पे मैं इसको F को 20 सेंटीमीटर लिख देता हूँ यहीं पे, और अगर R 40 है तो इसका मतलब है कि F 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओके। Where should an object be placed? बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है, Where should an object be placed? फर्क क्या है, यहाँ डायरेक्टली F दे दिया था, यहाँ पे R दे दिया है, R से F निकालने के बाद देखिए Where should an object be placed? ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए है, यानी कि P की वैल्यू क्या होनी चाहिए है। Where should an object be placed so as to get its real image? Again real image, जैसे कि यहाँ थे रियल इमेज,
ठीक है, तो Q की वैल्यू Q इज इक्वल टू, सॉरी, इमेज इज रियल, एक इंफॉर्मेशन आपने ये लिख दी, मैग्निफाइड 4 टाइम्स, यानी कि 4 मैग्निफिकेशन आपको गिवन है, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, m इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन 13.5 जैसा, तो बिल्कुल सिमिलर सॉल्यूशन 13.5 जैसा। क्या होगा, सबसे पहले आपने कहा कि हम p की वैल्यू निकाल रहे हैं लेकिन q की वैल्यू नहीं पता, तो सबसे पहले q निकालो ताकि p को फाइंड आउट किया जा सके। q निकालने के लिए आसान इक्वेशन कोई सी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन है तो मैग्निफिकेशन से निकाल लेते हैं। m इज इक्वल टू q अपॉन p, n की जगह 4 है तो ये हो जाएगा q अपॉन p, और q को अलग कर ले तो q इज इक्वल टू 4p। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूट करवा दीजिए, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q। हम प्रेडिक्ट करने वाले से पहले और सॉल्यूशन में लग गए। जब केस ऐसे ही बन रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन, जिस तरह यहाँ हमने देखा बिटवीन f एंड c होना चाहिए, क्योंकि रियल इमेज मैग्निफाइड रियल इमेज एक ही सूरत में बनती है कॉनकेव मिरर में, जब वो ऑब्जेक्ट केस 4 के मुताबिक बिटवीन f एंड c होता है। अब f और c में अगर f इसका 40 तो नहीं 20 आया है, अगर f 20 है तो c विच इज r की वैल्यू 40, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू बिटवीन f एंड c 40 और 20 के बीच में आनी चाहिए, जो आंसर इन्होंने दिया है दैट इज 25। ठीक है, तो 25 इज बिटवीन 40 एंड 20, बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर हमारा अकॉर्डिंगली r भी आया। इसको सॉल्व करने की भी मेरे पास जरूरत नहीं है, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराते हैं और चलो 1 upon 20 is equal to 1 upon p plus 1 upon 4p। फिर ऐसे ही 4p और p एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं 4 सा, तो बड़ा नंबर 4 ये ऐसे ही हो जाएगा, p 4 सा और 4p से 4p कटेगा तो 1, तो ये 4 1 सा 4 प्लस 1 1 upon 20 is equal to 4 plus 1 हो गया 5, 4p हो गया हमारे पास एज इट इज, p को भेज दीजिए उधर, बाकी चीजों को इस तरफ, 5 upon 4 एज इट इज, डिवाइड का p वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो डिवाइड का 20 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 सा 4 5 से 20, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25, तो p का आंसर कम्स आउट टू बी 25 सेंटीमीटर्स, व्हिच इज द रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपने तैयारी करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो 8 में से बाकी 6 अपने आप हो जाएंगे, तो 2 क्वेश्चंस ही आप प्रैक्टिस कर लें, डन, काफी है। ठीक है, प्रैक्टिस की गर्ज से मैं इसमें आपको एक चीज चेंज करके कुछ बताता हूं आपको, जो इस तरह के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है एंड यू शुड बी अवेयर। ऑलराइट, तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर इज 10 सेंटीमीटर्स। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब अगेन कॉन्केव मिरर की ही बात हो रही है। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग यानी कि कॉन्केव मिरर इज 10 सेंटीमीटर्स, तो उसको मैं काम ये करता हूं f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं। Where should an object be placed? ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, यानी कि what we are required to find is the value of p again। ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, so as to get its virtual image। इस बार जो इमेज आपको बताई जा रही है फाइंड आउट करने के लिए, इस बार जो इमेज आपको बताई जा रही है मिरर जो बना रहा है दैट इज वर्चुअल इन नेचर। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होगा कि Q की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, तो हम लिख देते हैं Q इज इक्वल टू, या इमेज इज वर्चुअल, ये हो गया। ठीक है, मैग्निफाइड थ्राइस का मतलब m इज इक्वल टू 3, सही है, ओके।
अब सर इसको सॉल्व करने शुरू करते हैं। हमने कहा था कि जब आपको f, p और m की वैल्यू गिवन हो, f की वैल्यू गिवन हो, p की वैल्यू मालूम करनी हो, q के बजाय आपको मैग्निफिकेशन की फॉर्म में इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो हमेशा मैग्निफिकेशन से स्टार्ट कीजिए, इजी रहता है। तो हम यहां से शुरू करते हैं। सिंस m is equal to q upon p, यानी कि यहां पे क्या बन जाएगा, m की जगह m की वैल्यू which is 3, q की जगह और p की जगह उनके सिंबल्स as it is। यहां आते हैं, यहां से हम q को अलग कर लेंगे, तो दिस विल बी 3p is equal to q, ये आ गया। और आखिरी में हम इसको q is equal to यहां पे हम लिख लेते हैं सिंस, अभी तक हमने ये इंफॉर्मेशन यूज नहीं की इमेज इज वर्चुअल। इमेज अगर वर्चुअल होती है तो इसका मतलब क्या होता है, q की वैल्यू माइनस में आएगी। तो ये जो q की वैल्यू हमें मिल रही है 3p, इट हैज टू बी नेगेटिव बिकॉज द इमेज वी आर ऑब्टेनिंग इन दिस केस इज वर्चुअल इन नेचर। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सिंस इमेज इज वर्चुअल, और कैसे मालूम, क्योंकि ये गिवन है। Therefore, q की वैल्यू के साथ माइनस साइन नहीं लगा हुआ तो हम खुद लगा देंगे, and hence we get the value q is equal to minus 3 times p। ठीक है ना। अब हमें काम p के लिए करना है। Since 1 upon f is equal to 1 upon p plus 1 upon q, which implies that 1 upon f का मतलब 1 upon 10, 1 upon 10 is equal to 1 upon p plus 1 upon minus 3p। इस स्टेप को मैं खत्म कर सकता था, डायरेक्ट कर सकता था, इस बार प्लस माइनस माइनस 1 upon 3p। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं। अगेन p और 3p एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं, p को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3p बन जाएगा। तो जाहिर है जो बड़ा नंबर है उसी को हम यहाँ लिख देंगे। अब p को इस 3p को इस p से कैंसिल करा देंगे तो p से p कट जाएगा, बचा 3। तो ये जो कुछ भी है 3 से, और 3 पे से 3 पे कैंसिल, 1 बचा। तो ये जो कुछ भी है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस विल बी 3 minus 1 which implies that 1 upon 10 is equal to 2 upon 3p। क्रॉस मल्टीप्लाई, which implies that इसको which implies that ये p इधर आ जाएगा, ये 10 इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा p is equal to what, 2 upon 3 multiplied by 10। 2 upon 3 as it is है, ये 10 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिहाजा हमारे पास फाइनली आंसर बचा कितना, 10 2 20 अपॉन द 3 as it is, और 3 6 18 और 6.667 सेंटीमीटर्स अप्रोक्सीमेटली ये हमारा रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बना, जिस पर हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी कॉन्केव मिरर से 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन की। ठीक है, ओके। ये क्या हमारी उस नॉलेज से कोइंसाइड करता है? तो हमने देखा था कि कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज एक ही केस में बनाता है, वो होता है केस 6, जिसमें ऑब्जेक्ट फोकस से भी अंदर कम फासले पर रखा होता है। तो हमारा आंसर, फोकस अगर हमारा 10 सेंटीमीटर पे है तो फोकल लेंथ हमारी उससे कम, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा उससे कम होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। जो हमारा आंसर है दैट इज 6.66 which is less than 10, so it is exactly according to what we have understood। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें और मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये कि अभी तक हमने 2 तरह के क्वेश्चंस ऐसे देखे, जिसमें एक में बताया हुआ था रियल इमेज मैग्नीफाइड ट्वाइस या रियल इमेज मैग्नीफाइड 4 टाइम्स, और एक में हमने देखा वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड थ्राइस।
यानी कि नेचर ऑफ इमेज वाज मेंशन्ड टू यू। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको नेचर ऑफ इमेज मेंशन ही ना करें, यानी कि सो एज टू गेट इट्स इमेज मैग्नीफाइड थ्राइस, ये वर्चुअल भी हो सकता है ना। तो इमेज मैग्नीफाइड थ्राइस के लिए फिर हम क्या पुट करेंगे, रियल इमेज वाली कंडीशन या वर्चुअल इमेज वाली कंडीशन? तो आंसर इज हमें, क्योंकि नेचर ऑफ इमेज मेंशन नहीं की, लिहाजा मैग्नीफाइड इमेज तो रियल वर्चुअल दोनों ही हो सकती हैं, इसलिए हम Q की दोनों ही वैल्यू लेंगे। अगेन एक क्वेश्चन जिसमें आपको नेचर ऑफ इमेज मेंशन ना की जाए, सिर्फ इतना कहा जाए वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू गेट इट्स इमेज मैग्नीफाइड थ्राइस, ठीक है। तो इमेज कौन सी वाली, वर्चुअल वाली कि रियल वाली? मेंशन नहीं किया तो दोनों ही हो सकती हैं, हो सकता है ये रियल वाली कह रहे हो सकता है ये वर्चुअल वाली कह रहे हो, यू डोंट नो, लिहाजा दोनों ही। तो ऐसी सूरत में जिसमें आपको ये मेंशन ही ना हो, तो उसमें हम इमेज मैग्नीफाइड थ्राइस रियल और वर्चुअल दोनों ही कंसिडर करेंगे। इन दैट केस आप यहाँ पे लिखेंगे Q इक्वल्स टू 3p व्हेन इमेज इज रियल, और फॉर वर्चुअल इमेज Q इक्वल्स टू -3p। तो दो Q की वैल्यूज आएंगी, एक Q की वैल्यू रियल इमेज वाली प्लस 3p और एक Q की वैल्यू वर्चुअल इमेज वाली -3p। तो उससे 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q में भी दो दफा हमें पुट करना पड़ेगा। एक दफा Q की वैल्यू +3p फॉर रियल इमेज, एक दफा Q की वैल्यू -3p फॉर वर्चुअल इमेज, तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस आएंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी मस्ट रिमेंबर और वी मस्ट टेक केयर ऑफ कि आपको नेचर ऑफ इमेज कौन सी गिवन है, जो गिवन है उसी के लिए काम करेंगे, नहीं गिवन तो दोनों के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, वो ये कि कॉन्वेक्स मिरर का यही क्वेश्चन अगर गिवन हो तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में याद रखिएगा। कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि कभी भी मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनाता, लिहाजा अगर आपको कभी यहां लिखा नजर आए कॉन्वेक्स मिरर वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so as to get its image so and so, इस तरह के क्वेश्चन में कॉन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर अगर होगा तो मैग्नीफाइड भी लिखा हुआ आएगा, ठीक है। या हो सकता है मैग्नीफाइड हाफ, मैग्नीफाइड हाफ का मतलब n की वैल्यू 2 नहीं 1/2, ठीक है। मैग्नीफाइड 1/3 का मतलब 1/3, ठीक है। इसके लिए मिनिफाइड भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। स्मॉल साइज की जो इमेजेस होती हैं उनको हम मिनिफाइड इमेजेस भी कहते हैं। तो कभी ऐसा भी हो सकता है सो एज टू गेट इट्स वर्चुअल इमेज मिनिफाइड थ्राइस। मिनिफाइड थ्राइस का मतलब होगा n की वैल्यू 1/3, मिनिफाइड ट्वाइस का मतलब होगा n की वैल्यू 1/2, मिनिफाइड 4 टाइम्स। अगर मैग्नीफाइड 4 टाइम्स इज 4 तो मिनिफाइड 4 टाइम्स इज 1/4, मैग्नीफाइड ट्वाइस इज 2 तो मिनिफाइड ट्वाइस का मतलब हो जाएगा 1/2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको जहन में रखना है और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आए तो यू शुड बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड। आपको ये छोटी छोटी बातें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए और जहन में होनी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, ये दो तरह के क्वेश्चन, एक ये वर्चुअल इमेज वाला और एक रियल इमेज वाले जो आपके बुक के एक्सरसाइज के हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इनके अलावा इस चैप्टर में और किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होनी चाहिए। So you would be easily able to do all types of questions regarding spherical mirrors if you understood and you practice these questions perfectly.